साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियां भी सुनाता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको बहुत लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बिहार के बेगूसराय जिले के एक खूनी तस्कर की कहानी सुनाऊंगा जिसे पुलिस ने गंगा नदी में गोली मार दी थी। उस स्मगलर का नाम था कामदेव सिंह, और ये पूरी कहानी आप आखिर तक दिल थाम कर सुनिए। साथियों, मेरे बचपन के 3 साल बेगूसराय में बीते हैं, 1972, 73 और 74। मेरे बाबूजी श्री गौरी शंकर दास बेगूसराय के एसडीओ हुआ करते थे और बाद में वहाँ के एडीएम भी बने। बेगूसराय के पुराने लोग आज भी उनको बहुत श्रद्धा के साथ याद करते हैं। तो ये कामदेव सिंह उसी बेगूसराय का रहने वाला था। बेगूसराय में एक ब्लॉक है मटिहानी प्रखंड, और उसी मटिहानी प्रखंड में एक गांव है नया गांव। नया गांव में सन 1930 में कामदेव सिंह की पैदाइश हुई थी। वो एक साधारण परिवार का था और बड़ा होकर उसने रोजी रोटी के लिए बैलगाड़ी चलाना शुरू कर दिया। बैलगाड़ी हाँकना कोई बुरी बात नहीं है। आप लोगों ने तीसरी कसम फिल्म देखी होगी, उसमें राज कपूर जो है वो बैलगाड़ी हाँकने का ही काम करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद कामदेव सिंह का परिचय दियर के डकैतों से हो गया। अब आप पूछेंगे ये दियर क्या होता है? तो गंगा नदी में बहुत सारे टापू हैं, आइलैंड्स हैं, जिनको दियारा या दियर कहते हैं। इन दियारों में पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ खुलेआम अपराध होते हैं। मैं भी जब बाढ़ का एएसपी था तो उन दियारों पर मैं छापे मारने जाता था नाव में बैठकर, लेकिन वो बहुत खतरनाक काम होता था क्योंकि पुलिस की नाव अपराधियों को दूर से ही दिखाई दे जाती है। तो उन दियारों में गांजा की तस्करी होती थी, गांजा की खेती होती थी। कामदेव सिंह ने उसके बाद गांजा की तस्करी शुरू कर दी। गांजा की तस्करी से उसने काफ़ी पैसे कमाए। धीरे धीरे तस्करी की दुनिया में भी कामदेव सिंह तरक्की करता रहा और बाद में उसको लगा कि गांजा से ज़्यादा फायदा यूरेनियम की तस्करी में है। साथियों, आप जानते होंगे यूरेनियम एक रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है जिसका उपयोग परमाणु बम बनाने में भी होता है, परमाणु ऊर्जा में भी होता है। तो कामदेव सिंह न्यूक्लियर प्लांट से, हिंदुस्तान के न्यूक्लियर प्लांट से यूरेनियम चुराता था और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देता था। ये यूरेनियम करोड़ों में बिकता था और कामदेव सिंह पर पैसों की बारिश शुरू हो गई। उसके पास इतनी दौलत आ गई कि कहते हैं कि एक बार उस जमाने की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो बेगूसराय आई तो कामदेव सिंह ने उनके सम्मान में, उनके स्वागत में 100 एम्बेसडर कारें खरीद दी। साथियों, उस जमाने में हिंदुस्तान में 2 ही कारें चलती थी, एक फिएट कार और एक एम्बेसडर कार। एम्बेसडर कार को सरकारी वाहन माना जाता था, मंत्री अधिकारी लोग एम्बेसडर कार का इस्तेमाल करते थे। तो 100 एम्बेसडर गाड़ियां कामदेव सिंह ने खरीद ली। इतनी दौलत थी उसके पास। कामदेव सिंह को कम्युनिस्टों से बहुत नफरत थी और बेगूसराय जो था वो कम्युनिस्टों का गढ़ था। बेगूसराय को मिनी मॉस्को भी कहा जाता था। तो कामदेव सिंह ने लगभग 40 कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को मरवा दिया, मौत के घाट उतरवा दिया। उन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर हुआ करते थे। बिहार विधानसभा में बहुत हंगामा मचा तो गफूर साहब ने विधानसभा में ही ऐलान किया कि रामचंद्र खान को बेगूसराय का नया एसपी बनाया जाएगा। रामचंद्र खान 68 बैच के आईपीएस थे, कुछ साल पहले दिवंगत हुए हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत मानते थे। उनकी पत्नी मैडम उषा किरण खान भी हाल में गुजर गई, वे भी मुझे बहुत मानती थी। उन लोगों से मेरा पारिवारिक रिश्ता था, समझिए। तो इस तरह रामचंद्र खान सर बेगूसराय के एसपी बन के गए। उन्होंने जब शिकंजा कसना शुरू किया तो कहते हैं कि कामदेव सिंह भागकर नेपाल पहुंच गया और नेपाल की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए नेपाल में कैसा खेल हुआ। जब नेपाल के राजा को मालूम हुआ कि कामदेव सिंह की गिरफ्तारी हुई है, जो बहुत खूंखार अपराधी है, तो नेपाल के राजा ने उसके पास एक प्रस्ताव रखा
उन दिनों एक क्रांतिकारी था नेपाली, वो राजा से लोहा ले रहा था, राजा को ललकार रहा था। नेपाल के राजा ने कामदेव सिंह से कहा कि यदि उस क्रांतिकारी की वो हत्या करवा देता है तो बदले में कामदेव सिंह को नेपाल के जेल से छोड़ दिया जाएगा। कामदेव सिंह ने ये काम चुटकियों में कर दिया। 2-3 दिन में उस क्रांतिकारी की लाश बरामद हो गई और उसके बाद नेपाल के राजा ने कामदेव सिंह को जेल से बाहर कर दिया। इस तरह कामदेव सिंह का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। 1980 का दशक जब शुरू हुआ तो उन दिनों भारत में गृह मंत्री जो थे, केंद्रीय गृह मंत्री, वो ज्ञानी जैल सिंह थे, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। ज्ञानी जैल सिंह पटना आए थे और बिहार के मुख्यमंत्री उन दिनों थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, जिन्होंने आगे चलकर चारा घोटाला में जेल की हवा भी खाई थी। तो ज्ञानी जैल सिंह ने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र से कहा कि मुझे कामदेव सिंह की लाश चाहिए। गृह मंत्री के तेवर बहुत सख्त थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने आनन फादन में कामदेव सिंह को जिंदा या मुर्दा लाने पर 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा करवाई। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह से यह भी कहा कि कामदेव सिंह इतना खूंखार अपराधी है कि बिहार पुलिस के बस की बात नहीं उसको पकड़ना। तो ज्ञानी जैल सिंह ने सीआरपीएफ की कमांडो की टुकड़ी बिहार भेजी। सीआरपीएफ आप जानते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और ये एक अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है और दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। तब तक बेगूसराय में रणधीर प्रसाद वर्मा एसपी बनकर जा चुके थे, जो 1974 बैच के आईपीएस थे। वो भी बहुत कड़क अधिकारी माने जाते थे। तो रणधीर वर्मा के पास सीआरपीएफ के कमांडो भेजे गए और उनसे कहा गया कि हर हाल में कामदेव सिंह को मार गिराना है। तो रणधीर वर्मा ने अपने जासूस छोड़े हुए थे। एक दिन उन्हें पता चला कि कामदेव सिंह गांव में छिपा हुआ है। उस गांव को 3 ओर से सीआरपीएफ की टुकड़ियों ने घेर लिया। उनका नेतृत्व खुद रणधीर वर्मा कर रहे थे। कामदेव सिंह ने जब देखा कि 3 ओर से वो घिरा गया है तो चौथी ओर गंगा नदी बहती थी। कामदेव सिंह ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। वो चाहता था कि गंगा नदी तैर करके पार करके फरार हो जाए, लेकिन सीआरपीएफ के जो कमांडो होते हैं वे अचूक निशानेबाज होते हैं। एक कमांडो ने निशाना साधकर कामदेव सिंह पर गोली चलाई और वो गोली सनसनाती हुई कामदेव सिंह की पीठ में जा लगी। कामदेव सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और उसकी लाश गंगा के अंदर चली गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद 4 घंटे बाद कामदेव सिंह की लाश को गंगा से बाहर निकाला गया। जब एसपी रणधीर वर्मा ने पटना में पुलिस मुख्यालय को, पुलिस हेडक्वार्टर्स को ये खबर भेजी कि कामदेव सिंह मारा गया है, तो पुलिस मुख्यालय को विश्वास नहीं हुआ। कामदेव सिंह का ऐसा आतंक था कि पुलिस मुख्यालय में बैठे अधिकारी ये विश्वास नहीं कर सके कि कामदेव सिंह मारा जा चुका है। तो उन दिनों सीआईडी में एक सीनियर आईपीएस हुआ करते थे, मिस्टर डीएन सहाय, जो आगे चलकर त्रिपुरा के राज्यपाल भी बने। तो डीएन सहाय साहब को पटना से बेगूसराय भेजा गया। वहाँ फिर डीएन सहाय साहब ने भी कामदेव सिंह की शिनाख्त की। तब तक कामदेव सिंह की माँ और पत्नी को भी बुलाया जा चुका था। सब ने शिनाख्त की और तब ये बात पक्की हो गई कि कामदेव सिंह, जो बेगूसराय का खूनी स्मगलर था, जिसने 40 कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई है, वो मारा जा चुका है। कामदेव सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसको पकड़ना इसलिए बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी उसके पेरोल पर थे, यानी कि नियमित रूप से महीने की हर पहली तारीख को उनके पास एक लिफाफा पहुंच जाता था जिसमें उनके महीने के वेतन से ज़्यादा पैसे रहते थे, जो खुद कामदेव सिंह उनको भिजवाता था। और उन दिनों इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपी थी कि कामदेव सिंह का ऐसा आतंक है बेगूसराय में कि यदि वो चाहे तो किसी चूहे को भी विधायक बनवा सकता है। तो ऐसा था कामदेव सिंह। 18 अप्रैल 1980 को वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। साथियों, जैसा कि बिहार में एक लंबी परंपरा है जाति और धर्म के नाम पर अपनी बिरादरी के अपराधियों को महिमा मंडित करने की, हीरो बनाने की। बहुत सारे मुसलमानों को आप देखेंगे शहाबुद्दीन को शेरे बिहार बताते हैं,
बहुत सारे राजपूतों को आप देखेंगे जिन्हें आनंद मोहन में महाराणा प्रताप की छवि दिखाई देती है। बहुत सारे भूमिहार आप देखेंगे कि अनंत सिंह के पीछे पागल रहते हैं, छोटे सरकार छोटे सरकार। तो उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कामदेव सिंह तो गरीबों का मसीहा था, रॉबिन हुड था, गरीब लड़कियों की शादी करवाता था, ये सब वो सब। ये सब बिल्कुल बकवास है। यदि आप गरीब लड़कियों की शादी भी करवाते हैं तो इससे आपको हत्या करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि बेगूसराय की पवित्र धरती, जिसने इस देश को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर दिया, उस पवित्र धरती को कामदेव सिंह ने अपने कुकर्मों से कलंकित कर दिया। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।